कुंभ में एक रिपोर्टर किसी साधु से बात कर रहा था। बात करते करते रिपोर्टर को लगा कि ये साधु कोई नॉर्मल आदमी नहीं लग रहा। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप तो बातों से बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, कहां से पढ़ाई की है आपने? इस पर साधु का जवाब था, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। ये सुनते ही रिपोर्टर सन्न रह गया। कुछ ही देर में पूरे सोशल मीडिया पर ये इंटरव्यू वायरल होने लगा। ट्विटर से लेकर इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह इन्हीं बाबा की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे पूरे देश दुनिया का मीडिया उनका इंटरव्यू लेने के लिए लाइन में लग गया। आज उस इंटरव्यू को सामने आए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, मगर 1 हफ्ते बाद भी आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा पूरे इंटरनेट पर छाए हुए। जुड़ी एक एक रील को लाखों व्यूज मिल रहे हैं। मतलब गया जितने पॉपुलर हजारों कंटेंट क्रिएटर्स कई सालों तक वीडियो बनाने के बाद भी पॉपुलर नहीं हुए। और आईआईटी वाले बाबा अगर इतने वायरल हुए हैं तो उनके पीछे एक नहीं बहुत सारे रीजंस हैं। उनकी पूरी कहानी किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा फिल्मी लगती है। ऐसा लगता है इम्तियाज अली की किसी कहानी को हम असल जिंदगी में जीते हुए किसी को देख रहे हो। मतलब एक तो आईआईटी क्रैक करना ही लाखों करोड़ों लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, ऊपर से आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिलना भी मुश्किल होता है। लेकिन एक लड़का पहले तो अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस के दम पर भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, फिर लाखों की नौकरी भी उसे मिल जाती है, फॉरेन चला जाता है, उसके पास हर वो चीज पाने का मौका होता है जिसका सपना आज हर एक यंग बच्चा देखता है। मगर एक दिन अचानक वो इस मायावी दुनिया को लात मारकर शिव की शरण में चला जाता है। और इसी बात ने उन्हें रातों रात एक सनसनी बना दिया। धीरे धीरे मीडिया ने जब अभय सिंह का बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया तो लोग हैरान हो गए। पता लगा कि वो हरियाणा के झज्जर के एक छोटे से गांव से आते थे। वो ग्रेवाल गोत्र के जाट परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से पढ़ाई में तेज थे। घर वाले आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहते थे, मगर वो दिल्ली जाना चाहते थे। अभय ने आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लिया। पहले आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली, फिर डिजाइनिंग में मास्टर्स की भी डिग्री ले ली। अभय सिंह की छोटी बहन कनाडा में रहती थी। वो कनाडा नौकरी करने चले गए। कनाडा जाकर उन्होंने एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम किया। 3 लाख रुपए उनको सैलरी भी मिलने लगी हर महीने की। जिस टाइम वो कनाडा में नौकरी कर रहे थे तभी लॉकडाउन लग गया। अभय सिंह घर में कैद हो गए। उनका शुरू से ही आध्यात्म में इंटरेस्ट था। लॉकडाउन के टाइम उन्हें अपने और जिंदगी के बारे में सोचने का और ज्यादा मौका मिला, वक्त मिला। तब तक उनका कनाडा और कनाडा में अपनी जॉब से मन उठ चुका था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो भारत आ गए। भारत आकर उन्होंने फोटोग्राफी की। वो हरिद्वार से लेकर केरल और उज्जैन के कुंभ तक कई जगह घूमने गए। अभय ने अपने कई इंटरव्यूज में खुलकर बताया है कि उनके माँ बाप बहुत ही टॉक्सिक रहे हैं। हरदम अभय ने कहा उनके माँ बाप हमेशा झूठी शान में लगे रहते थे। उनके पिता ने जितना पैसा उनकी पढ़ाई पर खर्च नहीं किया, उससे ज्यादा पैसा उन्होंने खुद राजनीति में जाने पर लगा दिया। उनके आईआईटी से पास आउट होने के बावजूद उनकी माँ चाहती थी कि वो यूपीएससी भी क्लियर कर ले। अभय ने अपनी माँ से कहा कि मेरा मन नहीं है यूपीएससी क्लियर करने का, कलेक्टर बनने का। तो उनकी माँ ने कहा तुम नौकरी ज्वाइन मत करना, बस यूपीएससी क्लियर कर लो। अभय ने कहा कि उनकी माँ को सोसाइटी में बस ये दिखाना था कि उनके लड़के ने यूपीएससी क्लियर कर लिया है। उन्हें मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं था। अभय सिंह ने अपने कई इंटरव्यूज में अपने माँ बाप को खुलकर कोसा है। उनका कहना है कि माँ बाप भगवान नहीं बल्कि भगवान ने माँ बाप को बनाया है। आपस में लड़ते देखा, मैंने उन्हें इतना लड़ते देखा कि मेरा शादी से भरोसा ही उठ गया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अभय कई बार बोल चुके हैं, मगर उनके माँ बाप हमेशा शादी को लेकर उनके पीछे पड़े रहते थे। जब वो उन्हें ज्यादा परेशान करने लगे तो एक दिन उन्होंने घर ही छोड़ दिया। पहले वो घर वालों से फोन पर बात भी करते थे, लेकिन पिछले 11 महीने पहले उन्होंने घर वालों को फोन पर भी ब्लॉक कर दिया। अपने माँ बाप के झगड़ों से अभय इतना परेशान हो गए कि बाद में उन्होंने इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। इसके बाद अभय सिंह जिंदगी का मकसद ढूंढने साधु सन्यासियों की शरण में गए। उन्होंने बताया काफी समय तक वो सदगुरु के ईशा फाउंडेशन आश्रम कोयम्बटूर में भी रुके और वहां पर साधना और तपस्या पूरी करी, क्योंकि ऐसे तो पहुंचे हुए साधु महात्मा किसी को शिक्षा देते नहीं है। वहां जाकर उन्हें अपनी सिंसियरिटी साबित करनी होती है। ये दिखाना होता है कि वो सच में अपनी धुन के पक्के हैं, उनकी नीयत साफ है और वो सचमुच कुछ सीखने के लिए निकले हैं। अभय सिंह ने जब ये परीक्षा पास की तो उन्हें सन्यासी का नाम दे दिया गया। शिव की शरण में जाते ही उन्हें जिंदगी का मकसद मिल गया। अब होता क्या है ना कि जब एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी स्पिरिचुअलिटी के, आध्यात्म के रास्ते पर जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे तो बेरोजगार था, नशेड़ी था, इसलिए धर्म कर्म में चला गया, पढ़े लिखे लोग ये सब नहीं करते। लेकिन जब एक आईआईटी ग्रेजुएट या आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ा शख्स प्रारब्ध और तत्व की बात करे, शिव के सत्य होने की बात करे, तो आप उसे हवा में खारिज तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए हमें ये समझना होगा कि अभय सिंह अपने हर इंटरव्यू में शिव को ही सत्य क्यों बता रहे हैं। अब अगले कुछ मिनटों में जो बातें मैं करने वाला हूं वो हो सकता है कुछ लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर हमने शिव के बारे में सत्य जान लिया तो हम ये भी समझ जाएंगे कि आखिर वो कौन सा रीजन था, कौन सी वजह थी जिसने अभय सिंह को सारी दुनिया को छोड़कर शिव की शरण में आने के लिए मजबूर कर दिया। हम ये भी जान जाएंगे कि उन्हें शिव की शरण में आकर क्यों शांति मिली, कैसे शांति मिली। तो दोस्तों बात यह है कि सनातन परंपरा में शिव को परम ब्रह्म माना गया है। मतलब ये सारी सृष्टि उन्हीं पर टिकी है। वो न तो जन्म लेते हैं और न ही उनकी मृत्यु होती है, इसीलिए शिव को शाश्वत और अनंत माना गया है।
अब आप और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये तो नश्वर है, ये आज है कल नहीं है, लेकिन शिव सत्य है। इस दुनिया का सच वक्त वक्त पर बदलता है, लेकिन शिव का सत्य समय से परे है। उनका अस्तित्व कल भी था और कल भी रहेगा। शिव को इसीलिए महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि वो काल से परे है। अब इन्हीं शिव को आदि गुरु भी कहा जाता है, मतलब उन्होंने न सिर्फ ये सारी दुनिया बनाई बल्कि वो इस दुनिया को चला भी रहे हैं। भी होता गया है लोगों को ऐसे ही लगता है, क्योंकि जो अब तुम्हारे हर एक भाव होते हैं ना अलग अलग टाइप के। जैसे मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि जैसे कृष्णा, काली और शिव। अब तुमको कृष्णा पसंद आता ज्यादा, क्योंकि वो हंसता खेलता रहता है, मजाक करता रहता है, उल्टा पुल्टे जवाब देता रहता है। बट जब काली आते हैं वो बोलते हैं कि हाँ कुछ बकवास की तो सीधा खत्म तब तुमको पसंद नहीं आता है वो। जबकि ऊर्जा वो सेम ही वैराग्य से आ रही है। एक वैराग्य में बस वो खेल के हिसाब से देख रहा है उसको कि हाँ इसका कोई मतलब नहीं है, ये खेल है। दूसरे वैराग्य के अंदर वो बोल रहे कि नहीं ये कुछ मतलब नहीं है इस चीज का, तो इसको यदि कुछ खत्म भी कर दिया जाए तो भी कोई मतलब नहीं है। तो क्लासीफाई नहीं किया मतलब अभी तक किसी ने। आप जब इधर इस आध्यात्म की तरफ बढ़े थे, क्योंकि आज के दौर में ऐसा कोई नहीं जो IITian बाबा या अभय सिंह को ना जानता हो, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिखी जा रही हैं अभय सिंह के बारे में कि अभय सिंह ने कैसे रास्ता चुना। क्या लगा था कि कभी इस रास्ते पर जब हम चल रहे हैं तो ऐसा भी समय आएगा जब मीडिया के लोग हमसे मिलने के लिए बेताब होंगे और जो लोग आ रहे हैं वो एक सेल्फी के लिए बेताब हो जाएंगे कि बस IITian बाबा की एक सेल्फी मिल जाए? नहीं, वो तो मैंने बहुत पहले ही बोला था। ये प्रेडिक्शन पूछ रहे थे ना वो, ये तो मैंने बहुत पहले ही प्रेडिक्शन की थी कि संसार का राजा बनने वाला हूँ मैं। संसार के राजा। अभी क्या प्लान है, आगे का क्या प्लान है? चलते जाओ, महादेव जैसे बता रहे हैं। कुछ मार्गदर्शक जो आपको कुछ आइडियल लोग मानने लगे हैं, और मुझे लगता है कि IIT में जो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे उनके दिमाग में भी चर्चा चल रही होगी, ये बात चल रही होगी, तो आपकी चर्चा ज़रूर हो रही होगी कि एक हमारे IIT से निकला हुआ बच्चा जो है यहाँ पहुँच गया, तो वहाँ भी ऐसी चीज़ें गूंज रही होंगी। नहीं, वो तो सिर्फ वो आउटर को देख रहे हैं ना, वो तो मैं बहुत पहले गया था, ये तो लोगों को पता अब चला है। क्या प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ है? प्रेशर की वजह से मतलब कहते नहीं कि IIT में जो बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं या जो फिर IAS PCS तैयारी करते हैं, जो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उसके बाद एक अलग ऊर्जा, फिर एक अलग रास्ता तय हो जाता है उसके बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रेशर तो ठीक है, वो एक कई टाइप से तुम्हारी स्किल का टेस्ट तो होता ही है। कोई भी टफ जब चीज़ करते हो तुम, तुम्हारे हर चीज़ का टेस्ट होता है, एंड्योरेंस का भी, प्रेशर का भी, सब चीज़ों का टेस्ट होता है। अगर कभी माता पिता आपसे कहें कि बेटा वापस आ जाओ, तो वापस आ जाओ मतलब कहाँ वापस आ जाओ? घर आ जाओ। घर मेरा ये है ना, अपना घर ये बना लिया आपने। यही है घर। तुम आप लोग समझ नहीं रहे हो उसको, इसको घर मान रहे हो मतलब। ये टेम्परेरी घर भगवान ने दिया है तुमको 70 साल 80 साल के लिए कि भाई इसमें ऑक्यूपेंसी करके रखो, इसका बढ़िया से चलाना और इसको चला के जी के इसके अंदर और फिर चले जाना चुपचाप, दूसरा घर मिल जाएगा। फिर इंसान ने फिर उसके ऊपर फिर और घर बना दिए, फिर और घर बना लिए, फिर और घर बना लिए। वो खेल को और अंदर अंदर माया में घुस घुस के पता नहीं कितने डीप लेके जाएंगे लोग। मतलब लोग फंसे हुए हैं पूरी तरीके से, तो इनको निकालेंगे कैसे, ये निकले कैसे, इसका क्या क्या राह है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं चाहूँ कि मैं इसी को अपना घर समझूँ, इस मोह माया के जो जंजाल में मैं फंस गया हूँ इससे निकल जाऊँ। जो साथ है वो तेरा, बाकी सब मौका फेरा। अभी जो मेरे साथ है बस वही मेरा है इस वक्त जो साथ है। हाँ। अच्छा, ये ज़रा मैं जानना चाहता हूँ रिलेशनशिप के बारे में, सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आज के दौर में ये देखा गया है कि शादियाँ बहुत विखंडित हो जा रही हैं। जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं उनके अंदर विखंडन की भावना ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा विवाह विच्छेद के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। ये क्यों? इंसान अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करेगा एज कम्पेयर टू ए मोर होलिस्टिक वननेस ऑफ एक्सपीरियंस, कि संसार में ये हवा और ये सारी चीज़ें जो है इक्विलिब्रियम में काम कर रही हैं। वो एक कोई तुम अलग नहीं हो, अलग से तुम ऐसा नहीं है कि तुम अलग से चल रहे हो, तुम एक संसार के बैलेंस के अंदर काम कर रहे हो। इसको तुम साइंस में समझ सकते हो ना, एक संसार एक क्लोज सिस्टम की जैसे है, तो उसके अंदर बस एनर्जी ऐसे ऐसे घूम रही है। तो कोई भी एक फॉर्म यदि आप कोई मूवमेंट कर पा रहे हो तो उसकी वजह से है कि हाँ यहाँ पे एयर प्रेशर और ये सब मेंटेन है, मतलब वो अंदर से ही जितना हो रहा है ना उतना बाहर की चीज़ भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है वो होने के लिए। तो जब ये फीलिंग कट गई है बहुत ज़्यादा, इंडिविजुअलिज्म हो गया, इसकी वजह से बाहर वाली, तो पहले तो उसने प्रकृति को मारा, फिर उसने पशु जीव जंतु को मारा, पेड़ पौधों को मारा, फिर अभी जितने मरते मरते चीज़ें बची नहीं है तो अपने इंसान एक दूसरे इंसान को मार रहा है। मतलब अब फैमिली का भी हो गया, क्योंकि अब सब क्या हो रहा है ना, सब दूसरे हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, अपना तो खत्म हो रहा है। हाँ, मतलब पहले तो जहाँ तक हाँ ठीक है अभी सबके अंदर भगवान है, तो पहले से उसने प्रकृति के अंदर भगवान खत्म कर दिया, बोला नहीं इसके अंदर भगवान नहीं है, इसको तो मैं तो मटेरियल है, इसका तो यूज़ किया जा सकता है,
ऐसे यूज़ करने के लिए बनाया, ऐसी मिट्टी पड़ी हुई है। फिर जीव जंतु को बोला कि नहीं ये तो ऐसे ही है, ये मूर्ख लोग ये है, खाल पहनने हाँ ये खाल पहनने के लिए, खाने के लिए, हमारा खाना बनाने के आए तो फूड के लिए भगवान ने डिनर भेजा है। फिर ऐसे ही तुम जाते जाओगे वो इंडिविजुअलिज्म के अंदर। तो एक दिन क्या इंसानों को भी खाने लगेगा इंसान? हाँ तो खा ही तो रहा है। क्या स्टेट है आपके वर्ल्ड का, आप आज देखो, बढ़िया स्टेट है कोई? ये इतने सारे वॉर चल रहे हैं, इतने सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये खा रहा है कि नहीं एक इंसान दूसरे इंसान को? खा ही रहा है वो। कलयुग का अंत कब होगा? आप क्योंकि कल्कि लिख रहे हैं तो इस पर आप जो है ये जरूर सोचेंगे कि कल्कि जो किताब आपकी आएगी तो कब होगा कलयुग का अंत? चल रहा है ना, युग परिवर्तन तो चल रहा है अभी। आपको टेलीपैथी में तुम बात कर सकते हो किसी से भी, हाँ भाई नंबर डायल करो उसका। तो टेलीफोन क्यों डायल करना है फिर? मतलब टेलीफोन से पहले टेलीपैथी, जो मस्तिष्क, जो शक्तिमान हम लोग देखते थे ना बचपन में, शक्तिमान है, जब भी गीता विश्वास शक्तिमान करती थी तो शक्तिमान को पता लगता कि हाँ शक्तिमान कहाँ है, और शक्तिमान तुरंत पट से वहाँ पहुँचता था। तो वो जो चक्र पीछे दिखाए जाते थे शक्तिमान में, जो होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान, है ना, तो वो चक्र क्या है उसके बारे में जरा आप फिजिक्स के माध्यम समझाइए दर्शकों। मतलब उस टाइम पे जब मैं शक्तिमान देखता था, उस टाइम पे तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आई थिंक किसी बच्चों को नहीं पता होगा कि एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं। फिर जब ये सब करने के बाद जब वहाँ आध्यात्मिकता पड़ी, फिर मैंने उसको दिखा रहे भाई ये तो कुछ अलग ही बातें कर रहे थे, क्या क्या दिखा रहे थे मतलब बचपन के अंदर ना टीवी शो में। पूरी आध्यात्मिकता का वो, हाँ वो जैसे ध्यान कर रहा है, वो चक्कर एक एक्टिव हो रहे हैं। तो ये चक्कर वही है ना, जैसे आपकी पूरी ऊर्जा की वजह से जो चल रही है आपके शरीर, एक कांस्टेंट मूवमेंट हो रही है हर एक चीज़ की आपके अंदर। हो रही कि नहीं हो रही? ब्लड की मूवमेंट, इसकी मूवमेंट, उसकी मूवमेंट, पूरा एक मूवमेंट का बैलेंस है मतलब अंदर एनर्जी का। जैसे हमने अभी वेव पार्टिकल के बारे में बात की ना, कि एक्चुअली में ये मैटर तो है ही नहीं, पार्टिकल तो ये तो वेव है। तो यदि वो वेव है तो उसके अंदर आप वैसी